नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। आप में से कई लोग मुझे जानते भी हैं। जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं पिछले दोनों टर्म्स में इस एसोसिएशन का सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी दोनों रहा हूँ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से इस बार मैं इलेक्शन में नहीं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, परंतु मेरा आज आपके सामने इस वीडियो को लेकर आने का संदर्भ कुछ एक वीडियो है जो एक महानुभाव ने हमारे सोशल ग्रुप्स और बाकी ग्रुप्स पे एज अ चुनावी कैंपेन अगर मैं कहूँ तो चला रखा है एसोसिएशन के अगेंस्ट में, जिसमें उन्होंने हमारे बिल्डर और जीडीए के ख़िलाफ़ की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट के संदर्भ में एक वीडियो रिलीज़ किया हुआ है। और उन्होंने ये दावा किया है कि बेंच ने हमारी रिट को खारिज करने का पूरा मन बना लिया था, परंतु इम्प्लीडर जो कि वो खुद हैं, उनके साथ शायद 32 और लोग हैं, कि रिक्वेस्ट को और चुनाव के कारण से कोर्ट ने 10-12 दिन के लिए टाल दिया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्वयं इस केस में पिछले 8 महीने से पार्ट रहा हूं, और अगर कुछ लोगों को याद हो तो शायद मैंने जीबीएम में भी इसके बारे में समय समय पे जो भी अपडेट्स हैं वो साझा किए हैं। शेयर कर किए गए वीडियो में कुछ तथ्यों को बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है और अपनी सुविधा के अनुसार मैं कहूँगा पेश किया गया है। केस की शुरुआत से आपको थोड़ा सा पूरा एक ब्यौरा देने का मन है मेरा, कि जिससे आप सब ये समझ सकें कि कोई तथ्य आप लोग से ना छूटे और रेजिडेंट्स को कोई भी वीडियो बना करके कोई भी सो क्लेम्ड काबिल लोग अपने मिसगाइड ना कर सकें। हमारे केस में हमने हाई कोर्ट से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीडीए ऑर्डर मांगा था। हमने कोर्ट को बताया था कि 12 महीने से ज़्यादा होने के कारण सेक्शन 20 के अंतर्गत तो ये लैंड रेवेन्यू बकाया माना जाना चाहिए, और कोर्ट ने जीडीए को इसी हिसाब से सेक्शन 20 के अंतर्गत जो ये हम बात कह रहे हैं निर्देशित करे कि इसकी रिकवरी बिल्डर से की जाए, जो सिंकिंग फंड वगैरह का हमारा मेंटेनेंस का अमाउंट ड्यू चल रहा है बिल्डर पे। कोर्ट हमारी बात से सहमत हुई। उसी बीच श्री विकास तिवारी जी और कुछ अन्य रेजिडेंट्स के द्वारा इम्प्लीडमेंट फाइल कराई गई। विकास तिवारी जी ने अपनी इम्प्लीडमेंट में कहा कि ये रेट इसलिए ना एक्सेप्ट की जाए क्योंकि ये जीबीएम से अप्रूव्ड नहीं है। क्लॉज 25 ऑफ द बाईलॉज का हवाला दिया गया और उसमें कहा गया कि क्लॉज 25 के हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एसोसिएशन की हैं उसमें एक उसके हिसाब से ये जो भी रेट फाइल होनी थी इसको जीबीएम से पहले अप्रूव कराना चाहिए था। हालांकि उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि सिविल लीगल केस करने से पहले जीबीएम में कोई अप्रूवल लिया जाना चाहिए या लिया जाना आवश्यक है। हमारे काबिल वकील ने कोर्ट को बताया कि सीनियर काउंसिल यह बात कह रहे हैं कि लीगल केस से पहले जीबीएम का अप्रूवल लिया जाना आवश्यक है। यहाँ में काबिल वकील का एक तंज कसा गया था, जो लॉयर जिनको हमने हायर किया हुआ है हमारा केस रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो वाकई में काबिल वकील हैं। उनका नाम श्री कुणाल रवि सिंह है। आप सब जो भी इस अपार्टमेंट एक्ट वगैरह से जुड़े मसले जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि श्री कुणाल रवि सिंह वही वकील हैं जिन्होंने डिज़ाइन आर्च का लैंडमार्क जजमेंट अपने फेवर में करवाया था। डिज़ाइन आर्च का जजमेंट का ये रेफरेंस जो है, ये जो हमारे अपने सोसाइटी के काबिल वकील हैं ये भी कई जगह कोट करते रहते हैं। तो जब हमारे वकील साहब ने कोर्ट को ये बताया कि जो सीनियर काउंसिल जो श्री विकास तिवारी और इम्प्लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो पिछले साल हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सो आई डोंट नो हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ बीन अवॉइडेड, बट खैर उस बात में नहीं जाते हैं। हम इस बात पे करते हैं कि हमारे इनके सीनियर काउंसिल को हमारे वकील ने जो काउंटर किया उसमें यही कहा कि लीगल केस से पहले जीबीएम का अप्रूवल लिया जाना आवश्यक है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा। और खुद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके सीनियर काउंसिल ने 2020 में जो हमने रिट बिल्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में फाइल की थी जिसके ऊपर जीडीए का ऑर्डर आया था उसमें हमें रिप्रेजेंट किया था, तो उस समय भी इनके अपने सीनियर काउंसिल ने कहीं ये नहीं रेफरेंस दिया था, कोविड के समय वो रिट फाइल हुई थी जुलाई 2020 में, कि कोई जीबीएम में इसको पारित किया गया है। वो रिट ड्राफ्ट भी श्री विकास तिवारी ने अपने हमारे इनके जो सीनियर काउंसिल आज हैं, आज हमारे नहीं हैं उनके हैं, तो उन्होंने जो रिट फाइल की थी उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन थी और उसमें थी कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया कि ये जीबीएम से अप्रूव्ड रिट है। सो
खैर हमने इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचा और इसको हमने सिर्फ अपना पॉइंट एक कोर्ट के सामने रखा कि जीबीएम से अप्रूवल तब भी नहीं लिया गया था और अब भी इसी तरह से हम इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आता हूँ 24/11 की हियरिंग, जिसका रेफरेंस बार बार दिया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिट को खारिज होने वाली थी हमारी और इसको इम्प्लीडर के रिक्वेस्ट पे इसको रोका गया। 24/11 की हियरिंग में कोर्ट ने विकास तिवारी जी के सीनियर काउंसिल से पूछा कि रिजोल्यूशन था या नहीं था, ये इस रिस्क की मेंटेनेबिलिटी को डिसाइड नहीं करता, क्योंकि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीडीए ऑर्डर मांगा गया है, इसके अलावा तो हमने कुछ मांगा ही नहीं था। हमने तो सिर्फ ये कहा था सर जीडीए का जो ऑर्डर है आप उसको इम्प्लीमेंट करवा दो, क्योंकि अगर ये जीडीए का ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है तो एटलीस्ट मेरे सिंकिंग फंड और मेंटेनेंस की रिकवरी के चार्जेस का रास्ता खुल जाएगा। मेरे को जीडीए चाहे रिकवरी करे चाहे जैसे भी करे उसके अंडर उसको एक्शन लेना पड़ेगा बिल्डर के अगेंस्ट में। आपको अगर लगता है कोई प्रेयर छोड़ दी हुई गई है तो आप तो कोर्ट ने कहा ये इनके सीनियर काउंसिल से कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रेयर छोड़ दी गई है तो आप नया रेजोल्यूशन पास करवा के दूसरी रिट डाल दीजिए जिससे सारी प्रेयर हो। हम इस रिट को उस स्थिति में खारिज कर देंगे। इस पर हमारे काउंसिल ने कहा कि सर अगर ऐसी स्थिति होती है कि कोई नया रेजोल्यूशन आता है जिसमें कहा जाता है कि पिटिशंस को इंक्लूड करा जाए या ये रिट में ये पिटिशंस और ऐड की जाए या नई रिट डाली जाए, ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम अपनी प्रेजेंट रिट को आपको डिसमिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद विड्रॉ कर लेंगे। इस पर जब हम जीबीएम से ऐसे रेजोल्यूशन लगाने की बात आई तो किसी ने भी इलेक्शन का जिक्र वहाँ पे नहीं किया। हालांकि मेरे काउंसिल को भी पता है कि इलेक्शंस होने वाले हैं और इनके काउंसिल को भी ये बताया ही गया होगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि सीनियर काउंसिल की रिक्वेस्ट पे ये इस तरह से कोर्ट ने इलेक्शन का जिक्र होते हुए और ये बात कहते हुए कि भैया जीबीएम इलेक्शन हो जाएंगे, हम जीबीएम करवाएंगे और पास कर लेंगे और 10-12 दिन में इसको करके ले आएंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं हुई। वहाँ पे सीधा सीधा सिर्फ ये बात कही गई कि 10 दिन का समय इनके सीनियर टाउन काउंसिल के द्वारा मांगा गया कि 10 दिन के बाद हम ऐसा रेजोल्यूशन आपको ला के दे देंगे जिसमें आपकी ये पिटिशंस जो इनके हिसाब से ड्रॉप की गई हैं और हमारे हिसाब से नहीं की गई हैं, हमने सिर्फ क्योंकि एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीडीए ऑर्डर मांगा है, तो उसके हिसाब से एक नया रेजोल्यूशन इन्होंने कोर्ट को बोला कि ये 10-12 दिन में ला करके दे देंगे। ये पूरा संदर्भ है 24/11 की कोर्ट हियरिंग का। अब अगर श्री विकास तिवारी जी का ये कहना है कि कोर्ट ने इस रेट को वॉइड एब इनिशियो करार दिया और इनके सीनियर काउंसिल की रिक्वेस्ट पर इस ऑर्डर को 12 तारीख के लिए छोड़ दिया, तो मेरे कुछ 3-4 सवाल हैं। मैं चाहूँगा कि कोई इस सवालों का आंसर दे दे तो शायद सबको ये समझने में आसानी रहेगी कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे ना मैं मौजूद था। श्री विकास तिवारी क्लेम करते हैं वहाँ मौजूद थे, शायद थे भी, और इन्होंने खैर कोई आर्ग्यूमेंट वहाँ पे नहीं किए हैं और इनके सीनियर काउंसिल वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मेरे सवाल जो हैं वो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट इतनी बड़ी कोई ऑब्जर्वेशन जो कि छोटी मोटी नहीं है कि रिट पूरी वॉइड एब इनिशियो है उसको सिर्फ ओरल ऑब्जर्वेशन में कहेगा और कोई भी जिक्र इस पूरे मसले पर अपने ऑर्डर में नहीं लिखेगा जो शॉर्ट ऑर्डर्स होते हैं, जबकि वो आगे की डेट दे रहे हैं। मैं ऑर्डर की कॉपी आप सबको इस वीडियो के साथ दिखाना चाहूँगा, एक सेकेंड। ये इस ऑर्डर की कॉपी है, ये ई-लीगलिक्स पे शॉर्ट ऑर्डर आता है। शायद ये आपको सही दिखे नहीं दिखे मैं नहीं जानता, क्योंकि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग का कैसा आपके पास वो जा रहा है, बट फिर भी मैं इसको रीड थ्रू कर देता हूँ आप सबकी जानकारी के लिए। रिट संख्या है 13,154 ऑफ 2022। पिटिशनर हैं शिप्रा सृष्टि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, रिस्पोंडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। काउंसिल ऑफ पिटिशनर हैं कुणाल रवि सिंह, मंजरी सिंह। काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट हैं अभिनव गौर, रवि प्रकाश पांडे, सत्येंद्र त्रिपाठी। श्री मनोज गुप्ता, जस्टिस मनोज गुप्ता एंड जस्टिस जयंत बनर्जी की बेंच में ये हमारी रिट चल रही है। इसका जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें सिर्फ इतना लिखा है, एज प्रेड लिस्ट एज फ्रेश ऑन 12th of December। सो इसमें कहीं ये नहीं लिखा, मतलब इतनी बड़ी बात है कि कोई रिट जो इस लेवल पे फाइल की गई हो वो वॉइड एब इनिशियो हो, पर कोर्ट उस पर कुछ भी शॉर्ट ऑर्डर में अपनी ऑब्जर्वेशन ना दे।
मैं मानता हूँ ओरल डिस्कशंस होते हैं, ओरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं कोर्ट की जो डॉक्यूमेंट नहीं की जाती, बट ये कहीं ना कहीं पूरा रिट का स्टेटस इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कि ये बात हो सकती है तो ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ता हूँ, मैं इसमें कोई डिबेट पे नहीं जाना चाहता। बट मैं फिर भी, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें जितनी मुझे जानकारी है, कि वॉइड एब इनिशियो जैसा ऑर्डर रिट में ऑब्जर्वेशन पे ना आना, जिसके बेसिस पे रिट पूरी डिपेंड करती है, उसको उसके बेसिस पे ये लिखना ही लिखना कि इम्प्लीडर ने खुद इस पे समय मांगा है 12 दिन का कुछ करने के लिए, या 12 दिन का समय मांगा है आगे की कोई रेजोल्यूशन लाने के लिए, कुछ भी कैप्चर ना हो, ये थोड़ा सा बोगस बात लगती है। आगे का दूसरा सवाल मेरा ये है, क्या कोर्ट कोई भी डेट देते वक्त, या विकास तिवारी जी डेट लेते वक्त चुनाव को लेकर इतने सर्टेन थे कि जीत इनकी होगी, ये जीत जाएंगे, उसके बाद ये एक बोर्ड रेजोल्यूशन ले आएंगे जिसमें रिट को अमेंडमेंट या सो कॉल्ड पेंडिंग प्रेयर्स का इंक्लूजन जो है जीबीएम में पारित हो जाएगा? अगर ये इतने सर्टेन है तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों को, मेरा सुझाव है बाकी कॉन्टेस्टेंट को, उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि समहाउ विकास तिवारी जी तो ऑलरेडी इलेक्शन डिसाइड कर चुके हैं, कोर्ट को बता चुके हैं, कोर्ट ने भी मान ली है उनकी बात कि भाई इलेक्शन तो विकास तिवारी और उनकी टीम या उनके सपोर्टर्स या उनके कॉन्टेस्टेंट्स जीत रहे हैं, और वो जब चुनाव जीत के आएंगे तो ये रिट अमेंड होकर आना तय हो चुका है। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। मैं तीसरा एक सवाल और है, छोटा सा ही है, या फिर कुछ ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने शायद ये कहा कि एनलार्जमेंट ऑफ पिटिशन वी विल नॉट अलाउ, आपको आना है तो नई पिटिशन लेके आओ। आप मेरा संदर्भ समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि तथ्यों को किस तरह से आपके सामने लाया जा रहा है। बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं, उस वीडियो में और भी संदर्भ में कई बातें की गई हैं और कई एलिगेशंस लगाए गए हैं, कई चीज़ें बोली गई हैं, बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जब बात कर रहे हों, हम टू द पॉइंट बात करें और लोगों को अपने विवेक, अपने संयम से चीज़ों को डिसाइड करने का मौका दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें एक सवाल और है मेरा, और आप सबसे बहुत ही जेन्युइनली एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आज अगर ये इम्प्लीडमेंट नहीं फाइल हुई होती, और ये आप इम्प्लीडमेंट का मतलब समझिएगा, हम जब केस डालने गए तो हमने केस डाला जीडीए पे और बिल्डर पे। हमने कहा जीडीए एक्शन नहीं ले रहा, बिल्डर से काम पैसा निकलवा के सिंकिंग फंड का, और इसका नहीं दे रहा। एक चुनावी मुद्दा भी है ये कि सिंकिंग फंड की रिकवरी हम करवा के देंगे और डिफरेंट फोरम्स जाएंगे। मेरा सवाल यही आता है कि जब आप इम्प्लीडमेंट डालते हो, आपने एक थर्ड फ्रंट क्रिएट कर दिया। आज मेरी रिट पे डिस्कशन जीडीए के साथ नहीं हो रहा है, मेरा एसोसिएशन आज जीडीए के साथ नहीं भिड़ी हुई है, वहाँ तो मैं पहुँचा ही नहीं आज तक। मैं आज अपने इम्प्लीडर्स से पहले लड़ रहा हूँ कि प्रेयर में क्या होना चाहिए, और जबकि मैंने प्रेयर ड्रॉप नहीं की है। मेरे जीडीए के ऑर्डर में ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि सिंकिंग फंड बिल्डर को इतने दिन के अंदर मुझे ला करके देना है, जीडीए को नहीं, सॉरी, बिल्डर को मुझे देना है, जीडीए ने अपने ऑर्डर में कहा है। परंतु क्योंकि आज मैं बिल्लियों की तरह आपस में लड़ रहा हूँ, तो ये फ़ायदा सबसे पहले तो बिल्डर को और जीडीए को मिला, जो शायद मेरी पहली और दूसरी हियरिंग में जीडीए को इंस्ट्रक्शन चली जाती है कि भाई साहब आपने अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करवाई, वो आज तो डिस्कस तक नहीं हुआ है कोर्ट में। तो इससे फ़ायदा इस इम्प्लीडमेंट से मुझे हुआ या बिल्डर को हुआ, जो आज मेरे 8 महीने रिट फाइल करने के बाद भी आराम से बैठा हुआ है। आज तो हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि भाई साहब इस रिट को मानो या ना मानो। तो आप सब अपने हिसाब से समझिए ये बात कि क्या सिंकिंग फंड में रोड़ा हमने इस रिट के थ्रू डाला, अटकाया है और जो बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, या ये रोड़ा इम्प्लीडर्स के द्वारा डाला गया है कि जिन्होंने एक, हमारे पास जब एक सिंकिंग फंड का ऑर्डर आ जाता है, सिंकिंग फंड के लिए कोई ऑर्डर रिलीज़ हो जाता, हम 10 काम कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इकलौते यही लॉयर और यही सीनियर काउंसिल तो है नहीं भारत भर में।
लॉयर से हम भी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे काबिल वकील श्री कुणाल रवि सिंह जी, अपने आप में अपार्टमेंट एक्ट में एक नाम लिया जाता है उनका। जिसको कोई भी तरह की क्वेरी हो, मैं उनका नंबर भी आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद फ़ोन करके उनसे ये सारी चीज़ें डिटेल में समझ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए नहीं है। जो ये ट्रांसपेरेंसी का ढोल बजाते फिरते हैं ना लोग, ये ढोल बजाने के लिए हमारे पास नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी को अपने मन में लेके चल रहे हैं। हमारा पर्पस ऑनेस्टली सिंकिंग फंड की रिकवरी है। आप सब जानते हैं बिल्डर की हालत क्या है। जो भी प्रॉपर्टी डीलिंग में होंगे या जो जानते होंगे वो सब जानते हैं कि हर दूसरे दिन उसके पास केस पड़े होते हैं। उसके बाद 2 लाख रुपए देने के लिए नहीं निकल पाते हैं कई बार। कभी एनसीएलटी में कोई केस पड़ रहा होता है, कभी कहीं कोई केस पड़ रहा होता है। बट हमारे क्या इसके अलावा कोई और रास्ता है? क्या आप गला पकड़ कर बिल्डर से पैसे ले आओगे? कैसे ले आओगे? लीगल वेज ही तो अपनाओगे। और क्या लीगल के वेज के बारे में सोसाइटी को नहीं पता है कि किस तरह से क्या तरह से प्रोसीड किया जा रहा है, और कौन सी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं आप? तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पॉजिटिवली काम करना चाहते हैं, आप वाकई सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं, तो रूड़े मत बनो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के आगे बढ़ो। जो हो रहा है उसमें भी लोगों के पास जानकारियां हैं, वो आगे काम कर रहे हैं उस पर। आप ये मत समझो, आप सजेशन दो, आप अपने इनपुट्स दो, वैलिडिटी उसकी अगर होगी तो क्यों नहीं लेंगे हम उसको। पर आप तो चाहते हो माई वे और द हाईवे। सो अगर माई वे और द हाईवे का हिसाब किताब है तो मेरे भाइयों, ये सोसाइटी बहुत समझदार है। इस सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग रहते हैं। आप कुछ भी पढ़ाएंगे और वो पढ़ के आ जाएंगे, वो कभी नहीं वर्क करेगा। ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगा, वो ऑलरेडी बहुत लंबा 16-17 मिनट का वीडियो हो चुका है। बट ये जानकारी कोर्ट केस के रिलेशन में आपके सामने लानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि इसको लेकर के बहुत सी मनगढ़ंत बातें चल रही हैं, बहुत सी ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, बहुत से ऐसा बताया जा रहा है कि गॉस्पल ट्रूथ ऑलरेडी बोला जा चुका है इसके बारे में। सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि रिट खारिज हो रही थी। रिट पे सीनियर काउंसिल ने इम्प्लीडर्स के एक टाइम मांगा 12 तारीख तक के डिसीजन का। उसके बेसिस का पीछे का रीज़न सारे हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं। तो 12 तारीख को इस पर कोई ऑर्डर आने की उम्मीद है। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा ये मैं नहीं कह सकता। जैसा कि मैंने कहा कि लीगल डिस्कोर्स का मैं कोई भी पॉइंट नहीं कह सकता। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि होपफुली सब पॉजिटिव ही होगा और हम आगे इस चीज़ को लेकर के बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे। जहाँ हम शायद इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बिल्डर की स्थिति सबके जानकारी में कि हमारा सिंकिंग फंड हमें मिल सके। आप सबका धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार।